Rapid revision, class 11th history chapter 1. Writing and city life. City life में देखेंगे उर एंड मारी शहर के बारे में. Hi everyone, my name is मुहिदा. Writing and city life. टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स के बीच की जगह को मेसोपोटामिया कहा जाता है. मेसोपोटामिया वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मेसो मीन्स मिडिल, पोटामिया मीन्स रिवर्स. मेसोपोटामिया जो कि आज रिपब्लिक ऑफ इराक के नाम से जाना जाता है. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस नोन फॉर इट्स प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, हाई लिटरेचर्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन सब के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस था. मेसोपोटामियन का राइटिंग सिस्टम इतना प्रॉस्पेरियस था कि ईस्टर्न मेडिटेरियन, नॉर्थन सीरिया और टर्की तक फैला हुआ था, बल्कि यहाँ के राजा एक दूसरे को लिखा करते थे. जो सिटी लाइफ थी वो साउथ से इमर्ज हुई, जैसा कि सुमेर और अक्कद. 2000 BCE में बेबीलोन एक इंपॉर्टेंट सिटी की तरह इमर्ज हुई. 1100 BCE में मेसोपोटामिया के नॉर्थ में असीरियंस ने अपना किंगडम को एस्टैब्लिश कर दिया. मेसोपोटामियन की सबसे पहली लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज होती थी. उसके बाद 2400 BCE में अक्काडियन लैंग्वेज ने सुमेरियन लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया. और भी लैंग्वेजेस बोले जाने लगे, जैसे अरामिक लैंग्वेज हिब्रू लैंग्वेज की सिमिलर हुआ करती थी. मेसोपोटामिया में उरुक और मारी दो ऐसे शहर थे जहां पर सबसे ज्यादा एक्सकवेट किया गया. हमारे इंडिया में आज तक इतना एक्सकवेट नहीं किया गया जितना कि उरुक और मारी में किया है. उरुक और मारी में इतना एक्सकवेट क्यों करते थे? क्योंकि यूरोपियंस के लिए मेसोपोटामिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था. क्योंकि उनके ओल्ड टेस्टामेंट्स में, बाइबल में एक रेफरेंस है शिमर, जिसे सुमेर कहा जाता है, तो द लैंड ऑफ ब्रिक बिल्ड सिटी कहा जाता है. तो मेसोपोटामियंस के ट्रेडिशंस में और बाइबल की स्टोरीज में कुछ सिमिलैरिटीज थी. तो वहां के लोग और भी इंथुसियाज्म से मेसोपोटामियंस का जो पास्ट था उसे एक्सप्लोर करने लगे. 1873 में ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड दिया कि ताकि आप मेसोपोटामिया में एक टैबलेट्स को सर्च करें जिस पर बाइबल की स्टोरी को लिखा गया था. लेकिन 1960 में यह साबित हो गया कि जो कुछ भी लिखा गया था वो उतना सच नहीं था जितना कि लिखा गया. मेसोपोटामिया एंड ज्योग्राफी देखेंगे तो मेसोपोटामिया जो शहर था, जो कि आज रिपब्लिक ऑफ इराक कहा जाता है, तो वहां पर डाइवर्स ऑफ एनवायरनमेंट है. तो मेसोपोटामिया के जो नॉर्थ था वहां पर स्टिपी एरिया था, जहां पर घासीला मैदान था. तो एनिमल्स के लिए अच्छा खासा पेस्चर अवेलेबल होता था और वहां पर लोग हर्डिंग किया करते थे. नॉर्थ ईस्ट में अगर देखें तो ट्री कवर्ड माउंटेन्स हुआ करते थे, हाई रेनफॉल होता था और वहां पर बहुत सारे प्लेन्स होते थे जहां पर अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता था. ईस्ट में देखें तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस रिवर्स होती थी जो कम्युनिकेशंस का काम किया करती थी. साउथ में डेजर्ट इलाका था और वहीं से फर्स्ट सिटीज इमर्ज हुई. कैसे इमर्ज हुई? टिग्रिस एंड यूफ्रेट रिवर्स की मदद से. ये दो नदियां जब भी डेजर्ट में फ्लो होती थी तो चैनल्स में बट जाती थी. तो इसी चैनल्स के पास लोग आकर वीट, बार्ले, पीस की एग्रीकल्चर किया करते थे. रेनफॉल सफिशिएंट नहीं होता था लेकिन फिर भी लोग वहां पर एग्रीकल्चर किया करते थे इन्हीं नदियों की मदद से. और जो भी डिविजन्स ऑफ लेबर इज द मार्क ऑफ अर्बन लाइफ. लोग जब शहर की इकोनॉमी जब डेवलप हुई तो लोग सेल्फ सफिशिएंट होना छोड़ दिया और लोगों के ऊपर डिपेंड होने लगे. जैसा कि स्टोन कार्वर, उसका काम सिर्फ कार्विंग करना है, तो जो भी टूल्स होंगे, जो भी स्टोन्स होगा, तो उसे लाने के लिए उसे दूसरों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा. तो इसीलिए लोग क्या किए, सेल्फ सफिशिएंट होना छोड़ दिए और लोगों के ऊपर डिपेंड होने लगे. मेसोपोटामिया में जो उनके पास मिनरल रिसोर्सेस थे वो बहुत ना के बराबर थे, लेकिन इनके पास अच्छा खासा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता था. इनके बरअक्स जो टर्की एंड ईरान था, तो इनके पास अच्छा खासा मिनरल रिसोर्सेज जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, शेल, वुड अच्छा खासा इनके पास होता था, लेकिन इनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते थे. तो ये आपस में एक दूसरे को अपने सामान ट्रेड के थ्रू एक्सचेंज किया करते थे. जब इसी ट्रेड के लिए जब ट्रांसपोर्ट की जरूरत आती थी तो लोग वाटर ट्रांसपोर्ट किया करते थे, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता था. अगर कोई एनिमल ट्रांसपोर्ट करता था तो उसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता था एक तो, और उस पर बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था. तो इसीलिए लोग वाटर ट्रांसपोर्ट किया करते थे. 3000 BCE में सबसे पहला क्ले टैबलेट लिखा गया और इसी क्ले टैबलेट में 5000 लिस्ट थे, जो कि ब्रेड, फिश, अलग अलग टाइप के लिस्ट वहां पर मौजूद थी. मेसोपोटामियंस ने चाहा कि जो भी उनका ट्रांजैक्शंस है उसे रिकॉर्ड फॉर्म में रखा जाए, तब उन्होंने लिखना शुरू किया. मेसोपोटामिया में जो स्क्राइब होता था वो
क्ले मिट्टी को एक प्रॉपर साइज देता था जो कि कंफर्टेबली एक हाथ में उसे पकड़ा जा सके। फिर उसके जो सरफेस होता था उसे स्मूथ किया जाता था, फिर उसे रीड कट, एक शार्प रीड कट के थ्रू उसे प्रेस करके उस पर क्यूनिफॉर्म साइन से लिखा जाता था। इस तरीके से स्क्राइब लिखता था और जब तक क्ले टैबलेट गीला होता था स्क्राइब उस पर लिखता था, जब वो सूख जाता था तो वो लिखने के काबिल नहीं होता था। जो मेसोपोटामिया की सबसे पहली लैंग्वेज सुमेरियन लैंग्वेज थी वो क्यूनिफॉर्म साइन में थी, लेकिन अक्काडियन लैंग्वेज भी क्यूनिफॉर्म साइन में ही लिखा जाता था। मेसोपोटामिया का हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता था, क्योंकि ये जो क्यूनिफॉर्म साइन होते थे 100 ऑफ साइंस को याद करना पड़ता था, जो कि हर एक के बस के बात में नहीं था। राइटिंग जो कि एक स्किल क्राफ्ट माना जाता था और राइटिंग को एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट माना जाता था। ये जो राइटिंग था ये कनेक्शन का काम करता था सिटी लाइफ के और ट्रेड के दरमियान। ये हमें एक सुमेरियन एपिक से पता चलता है कि जो राजा एनमार्कर था जिसने एक टेंपल बनवाई थी, तो उसके ब्यूटिफिकेशंस के लिए लेपिस लाजुली को उसने अराटा किंग से मंगवाया था। तो इसके मंगवाने में जो की रोल प्ले किया वो राइटिंग ने प्ले किया। तो इसमें टेंपल के अराउंड लोग सेटल होने लगे। टेंपल एक ट्रेड सेंटर की तरह इमर्ज होने लगा। पहले यानी कि सबसे अर्ली में जब लोग टेंपल बनवाते थे तो अपने गांव के एक सिलेक्टेड स्पॉट पर एक छोटा सा अनब्रेक ब्रिक का टेंपल बनाते थे जिसे स्मॉल श्राइन कहा जाता था। और ये जो टेंपल होता था वो गॉड की रहने की जगह होती थी, जैसे गॉड ऑफ मून जिसे उर कहा जाता था और इनाना गॉडिस ऑफ लव एंड वॉर कहा जाता था। वक्त के साथ साथ टेम्पल्स भी बहुत बड़े बड़े बनवाने लगे, जैसे एक बड़ा सा कोर्टयार्ड बनाया जाता था और उसके अराउंड बहुत सारे रूम बनवाए जाते थे। जो काम घरों में किया जाता था और वो काम अब मंदिरों में करने लगे, जैसे ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, वीविंग, स्पिनिंग, ये सारा का सारा और भी बहुत कुछ काम मंदिरों में ही किया करते थे लोग। पहले के मंदिरों में बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले, थिक लेयर ऑफ फिश बोन्स मिले हैं, जिससे पता ये चलता है कि वहां के लोग जब भी मंदिर आया करते थे तो अपने साथ फिश को लाया करते थे भगवान को चढ़ाने के लिए। और भी एविडेंस मिले, जैसे ग्रेन कर्ड भी मिला था, तो पता ये चलता है कि वहां के लोग ग्रेन कर्ड फिश लाया करते थे। और जो लोकल लोग रहते थे तो राजा उन्हें इनकरेज करता था अपने अराउंड सेटल होने के। क्यों? क्योंकि जब भी वॉर की सिचुएशंस पेश आए तो लोग आर्मी की तरह रेडी रहे और लोग भी इस तरह रहने में सेफ फील किया। 3000 BCE में उरुक जो शहर था वो 250 एकर्स में फैला हुआ था, जो कि हमारे मोहनजोदारो सिटी का दुगना था। यानी कि जितना हमारा मोहनजोदारो था उसका दुगना उरुक शहर फैला हुआ था। लेकिन रॉकेट की रफ्तार की तरह 2800 BCE में 400 हेक्टर्स में ये सारा का सारा कुछ फैला हुआ था। लोकल पीपल जो होते थे वो मुफ्त में राजा के लिए या फिर टेंपल को बनवाने के लिए काम किया करते थे, और जो भी एग्रीकल्चर होता था उसके ऊपर टैक्स कंपलसरी हुआ करता था। जो लोग भी राजा के लिए काम करते थे तो उन्हें राशन के तौर पर पे किया जाता था। 3000 BCE में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, जैसे ब्रोंज टूल का यूज करना अलग अलग क्राफ्ट में, और ब्रिक्स कॉलम को बनवाना। इससे पहले लोग वुड कॉलम बनाते थे, जितना वो मजबूत नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब ब्रिक कॉलम्स को बनवाने लगे, व्हीलर पॉट बनवाने लगे, और जो भी कलर मोसैक होता था, जो ब्यूटिफिकेशंस के लिए, डेकोरेशंस के लिए क्ले कोन से बनवाया जाता था, वो बनवाने लगे। इस तरीके से टेक्निकल एडवांसमेंट भी मेसोपोटामियंस में हुए थे। उरुक शहर के बारे में जान लिया। अब उर के बारे में तो 1930 में उर शहर को सिस्टमेटिकली एक्सकेवेट किया गया, तो पता चला कि उर शहर के जितने भी स्ट्रीट्स थी वो बहुत ही ज्यादा नैरो स्ट्रीट्स थी, और वहां का जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता था, और वहां के घर इनवर्ड्स होते थे, और घरों के कोर्टयार्ड में एक सम्प को बनवाया जाता था ताकि बारिश का सारा पानी वो सम्प में चला जाए। ये इसलिए करते थे ताकि बारिश का पानी से जो भी स्ट्रीट्स थे वो स्लशी ना हो। लेकिन जब भी बारिश पड़ता था, जब भी स्ट्रीट स्लशी हो जाते थे, तो लोग अपना जो त्रिशूल्स होता था, जो अपनी दहलीज होती थी, वो राइज कर लेते थे। मेसोपोटामियंस प्राइवेसी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, इसीलिए अपने घरों में खिड़कियां, विंडोज नहीं बनवाई। और मेसोपोटामियंस के अंदर कुछ अंधविश्वास भी हुए, जैसे अंधविश्वास भी किया करते थे, जैसे
जिसकी त्रिशूल ज्यादा ऊपर है तो उसके घर में उतना ही वेल्थ आएगा, या फिर जिसके घर के सामने घर ना हो तो वो घर को लकी माना जाता था। इस तरीके से कुछ सोफिस्टिकेशंस वो किया करते थे। और हमें तो जान लिया। अब मारी मारी एक रॉयल कैपिटल सिटी की तरह इमर्ज हुआ, और मारी में दो ऑक्यूपेशंस लोग किया करते थे। पहले तो फार्मिंग करना, दूसरा एनिमल हर्डिंग करना। तो फार्मर और हर्डर्स आपस में एक दूसरे को अपने जो भी सामान थे एक्सचेंज किया करते थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर हर्डर्स के पास मिल्क है, मीट है, चीज है, तो अब उन्हें ग्रेन्स की जरूरत पड़ती थी तो वो फार्मर से ग्रेन्स ले लेते थे, और मिल्क मीट जो भी होता था वो फार्मर्स को दे दिया करते थे। कभी कभार इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे। कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते थे? जो हर्डर्स होता था वो अपने जानवरों को फार्मर्स की खेती में छोड़ देता था, तो सारी खेती जानवर बर्बाद कर देते थे, और जो भी स्टोर ग्रेन्स होता था फार्मर्स का वो उसे लूट लेते थे। तो फार्मर्स भी बदले में हर्डर्स को पानी पीने नहीं देते थे, नदी का पानी, कैनल का पानी पीने नहीं देते थे। ये थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स उनके दरमियान होते थे। लेकिन जब ये लोग सुलह कर लिए, जब ये साथ में काम करने लगे, तो इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने पावर को गेन कर लिया। तो इनमें से असेरियंस, अक्कर्स, एमोराइट्स। जो एमोराइट राजा था उसने मारी शहर में एक टेंपल बनवाया एक गॉड के लिए, जिसे देगुन, गॉड ऑफ द स्टिपी कहा जाता है, इसके लिए एक टेंपल बनवाया था। मेसोपोटामिया का जो कल्चर था वो हर एक के लिए ओपन हुआ करता था, तो मारी का जो भी राजा था उसे चौकन्ना रहना पड़ता था, और बाहर से आई हुई कम्युनिटी के ऊपर खास नजर रखनी पड़ती थी। जो मारी जो शहर था वो यूफ्रेट रिवर्स के पास ही बसा हुआ था, जिसे प्राइम पोजीशंस फॉर ट्रेड कहा जाता था। जो अपलैंड, रिच मिनरल अपलैंड थे, जैसे टर्की, सीरिया और लेबनान जो शहर थे, वहां की जो कश्तियां ट्रेड के लिए जब यूफ्रेट रिवर से आती थी, तो मारी शहर के ऑफिशियल्स उस कश्ती को रोक लेते थे, उसे इंस्पेक्ट करते थे और उस पर 10% चार्ज को लगा देते थे, और उसके बाद उस कश्ती को भेज दिया करते थे। इस तरीके से वो ट्रेड के माध्यम से बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुए। उनके पास मिलिट्री इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ट्रेड के थ्रू वो बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरियस हुए। मेसोपोटामियंस अपनी सिटी लाइफ को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करते थे। जब वॉर में सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती थी तो मेसोपोटामियंस उसे पोएट्री में उसे याद किया करते थे, जैसे कि गिलगमेश एपिक। और जो मेसोपोटामियंस थे वो आम लोग जो विरासत में गाड़ी, बंगला, घर देते हैं, लेकिन मेसोपोटामियंस ने विरासत में डिवीजन ऑफ टाइम, मैथमेटिक्स दिया है। जो रेवोल्यूशंस ऑफ मून के अकॉर्डिंग मेसोपोटामियंस ने टाइम को डिवाइड किया, और इसी डिवीजन ऑफ टाइम को अलेक्जेंडर ने अडॉप्ट किया। फिर इसके बाद के सक्सेसर ने इस डिवीजन ऑफ टाइम को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ट्रांसमिटेड किया, जैसे कि रोमन एम्पायर, वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, मिडिवल यूरोप, यहाँ पर जो डिवीजन वर्क था वहां पर ट्रांसमिटेड किया। इस तरीके से ये डिवीजन ऑफ टाइम हम तक पहुंचा है। और मेसोपोटामिया में बहुत सारे क्ले टैबलेट्स मिले हैं, जिसमें डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, सब्ट्रैक्शंस और स्क्वायर रूट, कंपोनेंट, ये सारा का सारा मिला हुआ था। और ये मेसोपोटामियंस चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। जब भी चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होता था तो उसे ऑब्जर्व करते थे, तो उसकी एक्यूरेंसी को रिकॉर्ड किया करते थे। और तो और इन्हें कॉन्स्टलेशंस के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज था। कॉन्स्टलेशंस क्या है? कॉन्स्टलेशंस ग्रुप ऑफ स्टार्स की पोजीशंस को पैटर्न में बताना, उसे कॉन्स्टलेशंस कहा जाता था। तो इसके बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज रखते थे।